आपने भोजपुरी फिल्म में भी बहुत डबिंग की है। बहुत ज़्यादा, लगभग बहुत सारी फिल्में। जब भोजपुरी का दौर शुरू हुआ था, ससुरा बड़ा पैसा वाला, तो उस समय भी मैं मुंबई में ही था। तो उस समय सब बड़ी फिल्में बनती थी, तो उस समय भी मैं एज ए डबिंग डायरेक्टर बहुत सारी फिल्में एज ए डबिंग डायरेक्टर करता था। तो सब रवि जी हैं, चाहे वो मनोज जी हों, चाहे पवन जी हों, सबको मैंने एज ए डबिंग डायरेक्टर काम कराया है मैंने। अच्छा। हाँ, सबको एज ए डबिंग डायरेक्टर काम कराया है। और उन फिल्मों में डबिंग ही करता था, क्योंकि वो जो डायरेक्टर्स थे, जैसे वो एक फाइट मास्टर हैं, क्या नाम है उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो जितनी भी फिल्में करते थे, तो वो टीनू आनंद, टीनू वर्मा। टीनू वर्मा थे। तो टीनू वर्मा की, मेला फिल्म के जो हाँ विलेन। हाँ, मेला के विलेन हैं। उन्होंने पंडित बनाई थी, राजा ठाकुर बनाई थी। राजा और ठाकुर में अच्छे शत्रुघ्न सिन्हा जी थे। डायरेक्टर भी, अच्छे और मैं एक्टर बड़ा भी। खुश नसीब था कि राजा ठाकुर जब बनी थी, तो मैं डबिंग डायरेक्टर था और शत्रु जी डब कर रहे थे और मैं ही डब करा रहा था। तो वो भी एक बड़ा एक्सपीरियंस था। तो शत्रु जी के बारे में हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना कि उनको डायलॉग्स याद हो जाते हैं और वो फ्लुएंटली डब करते हैं। तो वो मेरा सौभाग्य था कि मैंने शत्रु जी से वो फिल्म डब कराई थी। तो एज ए डबिंग डायरेक्टर भी बहुत मज़ा आया मुझे करने में। फिर एज ए डबिंग आर्टिस्ट भी उसी फिल्मों में डब करता था, और एज ए डबिंग डायरेक्टर भी, क्योंकि मेरी लैंग्वेज थी, क्योंकि मैं गोरखपुर का हूँ, तो वो लैंग्वेज मुझे मालूम है। तो वो डायरेक्टर्स मुझे बिठाते थे कि मैं डबिंग प्रॉपर टेक्निकली भी देख सकूं और लैंग्वेज भी ठीक कर सकूं अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो बाकी शत्रु जी को तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। मनोज जी, रवि किशन जी, ऐसे लोग तो वैसे भी लैंग्वेज के हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो दूसरे लैंग्वेज के होते हैं, जिनको भोजपुरी के बारे में उतना पता नहीं। 2-4 फिल्मों के नाम हाँ, बताएंगे जो भोजपुरी फिल्में जो आप डबिंग किए हो। मैंने अब ऐसे तो जैसे पंडित है, राजा ठाकुर है, ये तो हमने डब किया ही है। फिर उसके बाद अब ऐसे तो कितना फिल्म में नाम बताए, मुझे तो याद ही नहीं है। क्योंकि कोई भी फिल्म इस समय भी जितनी भी बन रही है, इवन बिफोर यू की भी जो फिल्में बन रही हैं, उसमें भी लगभग अगर 10 फिल्में बन रही है तो 8 में अभी खेसारी जी का रिसेंटली अभी फिल्म चल रही है, इस पे भोजपुरी सिनेमा एक चैनल है ना, उस पे चल रहा है, तो उसमें आपकी आवाज़ बिल्कुल होगी, बिल्कुल कुछ होगी। भी का श्री कुछ फिल्म का नाम है अभी। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल किया कि ये है नटवर भैया, राजा भैया, कुछ ऐसे करके आपकी आवाज़। मैं आपकी आवाज़ पहचान गया तुरंत, मैं कहा ये तो केजी भैया की आवाज़ है। बिल्कुल क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों का जो स्टार्टिंग व्यू है, फिल्म का इंट्रोडक्शन, करेक्ट तो मेरी आवाज़ में भोजपुरी में जैसे वाइट शॉट लगा है, हाँ, और वहाँ पे हाँ, इंट्रोड्यूस करना होता है, ये है हाँ, नटवर भैया। हाँ, तो फिल्म शुरू हुई और बहुत सारी फिल्मों में मेरी वॉइस से फिल्म के कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, फिल्म के इसके बारे पहले में। मैं नहीं जानता था, आवाज़ तो बहुत बार सुना है आपकी। जब आपसे मुलाकात हुआ तब मुझे रियलाइज हो ये तो आपकी आवाज़ है सब। तो वो आज भी बहुत सारी फिल्मों में मेरी वीडियो जाती है फिल्मों में। आप एक अच्छे राइटर भी हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट लिखा है आपने? कमर्शियल मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि कमर्शियल के साथ मेरे साथ एक थोड़ा सा उसको कि ये नहीं कहूँगा कि मेरी लिमिट हो सकती है। क्योंकि अगर मुझे, जैसे आप मनीष, आप मुझसे कहे कि केजी भैया आप जो है ना इस सब्जेक्ट पे मुझे ना कुछ ऐसा लिख के दे दीजिए, तो फिर मैं बंदिश हो जाती है मेरे साथ, फिर मैं नहीं लिख सकता उस पर। क्योंकि स्वतंत्र राइटर हूँ, मेरे दिमाग में कुछ आया तो मैं लिख लेता हूँ। मेरे दिमाग में कोई बात है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ लोगों से, मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, ये चीज़ ज़रूरी है कि लोगों तक पहुँचे, तो मैं उस पर लिख देता हूँ। जैसे मेरे 2 नाटक पब्लिश्ड हैं, जिसमें से इनटू द डार्क रूम जो है, ये है चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर, गर्ल्स चाइल्ड अब्यूज़ बेसिकली, स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, खासकर से 14 साल तक की बच्चियाँ को आप देखेंगे, लगभग 60 से 70% बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो चाइल्ड अब्यूज़ के शिकार हो जाती हैं अपने 13 से 14 साल में आते किसी भी तरीके से। ये कि एक सोशल जो है ना बंदिश है लोगों के अंदर, एक सोशल बदनामी का डर होता है, उसकी वजह से उस सब्जेक्ट पे मैंने, ये मुझे बहुत कचोटता था, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। ये मुझे हमेशा कचोटता था कि यार ये बात मैं कैसे कहूँ। तो मुझे लगा कि चलो इस पर नाटक ही लिखते हैं। ठीक है, मैं नाटक लिख करके समाज को बदल नहीं सकता, लेकिन नाटक लिख के अगर 4 लोगों के बीच भी बात पहुंच रही है, तो एक ऐसी चीज़ जो आपके भी मन में, आपने नाटक देखा लगा, अरे सच में ये तो ऐसी चीज़ है जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो वो एक मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी है बीइंग अ राइटर, कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जो मुझे लगता है कि जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। तो वो इनटू द डार्क रूम वही सब्जेक्ट था। और एक नाटक था, और जो है एक गिलास ठंडा पानी चिल्ड, तो जो है आफ्टर मैरिज, जो शादी के बाद जो अफेयर्स होते हैं उसके ऊपर है। वो नॉर्मल सब्जेक्ट है, उसमें कोई बहुत मरणोपरांत आपने पढ़ा होगा नाटक,
तो हाँ, सुरेंद्र वर्मा जी का। तो मरणोपरांत का ये प्रीक्वल है बेसिकली। अच्छा। मरणोपरांत जहाँ से शुरू होता है वो नाटक वहाँ खत्म होता है, फिर वहां से मरणोपरांत शुरू होता है। मरणोपरांत आपने देखा हो कि 2 आदमी हैं और एक लेडी मर गई है, उसका हस्बैंड और उसका बॉयफ्रेंड। तो इनटू द ये अपना ये एक गिलास ठंडा पानी चिल जो है, उसमें कॉन्वर्सेशन है उस लड़के की जो उसका प्रेमी है और उस लड़की की। तो वो मैंने सोच के देखा था कि ये प्रीक्वल है, जहाँ पे ये नाटक खत्म होगा वहाँ के से मरणोपरांत शुरू होता है। गुनाहों का देवता अभी पढ़ी, गुनाहों का देवता प्लस कांता भारती जी जो लिखे हैं अपना ये रेत की मछली। गुनाहों का देवता अगर सवाल है तो रेत की मछली उसकी जवाब है, मतलब सेम वैसे ही आप है ना। एग्जैक्टली। तो वही मुझे लगा था कि ये कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि मरणोपरांत बहुत छोटा नाटक है तो बहुत सारे लोग उसको सोचते हैं कि थोड़ा फुल लेंथ होता तो मुझे लगा इसको फुल लेंथ करते हैं, इसका प्रीक्वल थोड़ा ब्रेक तो वो अभी 1 से सवा घंटे का नाटक हो जाता है, दोनों एक साथ करें तो। और आप बुक भी लिखते हैं? हाँ, 1-2 बुक आपकी पब्लिश हुई? वही ये अपना एक गिलास ठंडा पानी चिल तो पब्लिश नहीं है, लेकिन वो ग्रुप में है, लोग करते रहते हैं उसको। इनटू द डार्क रूम पब्लिश्ड है, और एक मैं सत्यनारायण बोल रहा हूँ, ये भी नाटक है, ये फोक नाटक है बेसिकली। आपने देखा हो कि सत्यनारायण कथा जो है ये बहुत फेमस है इंडिया में। अगर कोई हिंदू है तो वो सत्यनारायण कथा उसके घर में हुई ही होना ही होना है, होना ही होना, इतना पवित्र कथा है वो। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पे कथा तो हो जाती है, उसके 5 पार्ट है, आपको पता है ये 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय हैं। 5वें अध्याय में कुछ दर्शन है। अच्छा। वो दर्शन जो है ना वो दर्शन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो मुझे लगा कि ये तो इसके अंदर इतना बड़ा दर्शन छुपा हुआ है, क्यों ना उस दर्शन को लोगों के सामने रिवील किया जाए। तो मैंने एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, नरेटर, जिसका नाम है सत्यनारायण। तो वो आता है, वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को और उसके बाद कहता है कि चलिए हम देखते हैं। फिर चैप्टर 1 शुरू होता है, अध्याय पहला खत्म हुआ, फिर नरेटर आता है, दर्शन जिसको बोल रहे हैं। हाँ, नरेटर आता है। तो फिर पहले अध्याय में जो जो चीजें हुई वो चीजें क्या उसके अंदर छुपी थी, उसके पीछे क्या दर्शन था, क्या हम कहना चाहते थे धार्मिक या कार्मिक तौर पर, वो सारी बातें बोलते हैं। फिर दूसरा अध्याय शुरू होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऐसे करके हर अध्याय का जो उसके अंदर छुपा हुआ दर्शन है वो जो है सत्यनारायण लोगों तक रिवील करता। तो बहुत अच्छा बन पड़ा है वो। और आपकी एक और बुक है कोई, अभिनेता और हाँ, अभिनेता, कलम और शब्द, ये काव्य संग्रह है। अभिनेता, कलम और शब्द कि बीइंग एन एक्टर मैं अपनी बात कलम के माध्यम कैसे कहूंगा। अगर अब कहते हो कि अब मैं अगर डायलॉग बोल रहा हूँ, मेरा अगर एक्सप्रेशन का माध्यम है भाई डायलॉग बोलना, लेकिन वो डायलॉग तो लिखा हुआ किसी और का है ना, वो तो राइटर ने लिख के दिया है, मैंने उसमें से प्राण प्रतिष्ठा की है। बीइंग एन एक्टर, राइटर ने लिखा है, मैंने प्राण प्रतिष्ठा की है, दर्शकों तक पहुंचा, लेकिन वो थॉट मेरा तो नहीं है ना। हो सकता है कि राइटर ने जो बात लिखी है मैं उससे बिल्कुल कन्विंस ना हूँ, लेकिन बीइंग एन एक्टर और बीइंग एन कैरेक्टर में उस बात से कन्विंस हूँ। तो मैं बीइंग एन एक्टर उस बात को कह रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं हो सकती, वो मेरा विचार नहीं हो सकता है।